एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज टेल्स। और आज हम करेंगे चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जो कि है क्लास 6 का, उसका पार्ट 2। और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। पहला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें। और तो चलिए आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, उसको करने से पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगी। तो उसके लिए ये एक बार इस पिक्चर को जरूर देखिए। देखिए ये क्या है, सन है, ठीक है। और जो इसकी रेज एकदम ओवरहेड पड़ती हैं, जैसे इधर इस वाले रीजन में एकदम ओवरहेड है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ रेज आएंगी। तो ये वाला रीजन है वो अपने आप क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि एकदम सीधी रेज आ रही है। लेकिन जैसे जैसे ये स्लांट होती जाएंगी ऊपर की तरफ, इस तरीके से जाती जाएंगी, इनकी जो इंटेंसिटी है ये कम होती जाएगी, ठीक है। इस वजह से इनका टेम्परेचर क्या है, इधर वाले रीजन्स में कम होगा। सिमिलरली नीचे वाले के लिए भी जाता है। अगर रेज इधर की तरफ जाएंगी तो इनकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा कम होती जाएंगी। और ये जो रीजन है यहाँ पे टेम्परेचर एज कंपेयर टू ये जो हमारा जोन है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, कम होगा। ओके, इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना है जब भी हम हीट जोन को करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा जो जोन है वो है टॉरिड जोन। ओके, द मिड डे सन is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area receives maximum heat and is called torrid zone. Okay, तो ये जो हमारा रीजन है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके, इसके बीच में जितने भी लैटिट्यूड आते हैं उनमें साल में एक बार जो हमारा जो सन है वो एकदम ओवरहेड रहेगा, एकदम ऊपर रहेगा। ओके, तो जो हीट आएगी सन की वो बहुत ही मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली होगी, जिसकी वजह से जो इस जोन का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई होगा। ओके, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, टॉरिड जोन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Okay, our next zone is temperate zone. The midday sun never shines overhead on any latitude beyond Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Okay, the angle of sun rays goes on decreasing towards the pole. The areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in southern hemisphere have moderate temperatures, so they are known as temperate zone. तो इसको एक बार हम डायग्राम के साथ समझते हैं कि ये जो हमारा रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल का, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल का जो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। देखिए सन हमारा यहाँ पर है, तो इधर तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ जा रहा है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा इनका जो एंगल है सन रेज का वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इधर भी डिक्रीज हो रहा है, तो जो रेज की जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी जो रेज पड़ेंगी वो उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम होगी, इसलिए इस एरिया में टेम्परेचर क्या होगा, मॉडरेट होगा। सिमिलरली इसके साथ भी ऐसा ही होगा, इधर वाले जोन में भी जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज्यादा मॉडरेट होगा, ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है, टेम्परेट जोन। ओके, अब देखो ये जो नॉर्थ टेम्परेट जोन है, इसका नाम नॉर्थ टेम्परेट जोन इसलिए पड़ा क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और इसको साउथ टेम्परेट जोन इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। ओके, इस एरिया में सन कभी भी ओवरहेड नहीं आएगा, जिस तरीके से इधर वाले रीजन में ओवरहेड पे आता है ना, इधर सन कभी ओवरहेड नहीं आएगा। इस वजह से जो रेज की इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। Our next zone is frigid zone. अब frigid zone नाम से ही पता लगता है कि बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर होगा। So the areas lying between Arctic Circle and North Pole, okay, North Pole in Northern Hemisphere and Antarctic Circle and South Pole in Southern Hemisphere are very cold. बहुत ज्यादा ठंड होती है इन region में. It is because here sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zones. Okay.
अब देखो इधर क्या है ना कि सन की रेज बहुत ज्यादा स्लांट होगी, मतलब वो बहुत कम इंटेंसिटी होगी यहाँ पे रेस की, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होगा। और इस जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिजिड जोन, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होगा। ओके, और ये कौन कौन से एरियाज में लाई कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक से लेकर नॉर्थ पोल के बीच में है, और सदर्न में है ये साउथ पोल से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। और अगर आप इसको एक बार इस डायग्राम को एनसीईआरटी में भी जरूर देख लेना, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके, आई होप आपको इतना जितना भी मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है वो समझ आया होगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉन्गिट्यूड। देखिए बच्चों, जिस तरीके से मैंने आपको पहले समझाया था कि लैटिट्यूड क्या होता है, जो लेटी हुई लाइंस होती हैं, तो उसी प्रकार से जो लॉन्गिट्यूड है, ये स्टैंडिंग लाइंस जो होंगी, हमारी लॉन्ग लाइंस होंगी, उनको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स। ओके, so to fix the position of a place, it is necessary to know something more than latitude of that place. ठीक है, to locate them precisely. अब किसी जगह को अगर हमें लोकेट करना है, तो सिर्फ उस जगह के लैटिट्यूड को यूज करके हम उसको लोकेट नहीं कर सकते प्रिसाइजली। ठीक है, वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। कि मतलब कि कोई भी प्लेस है वो कितना ईस्ट और वेस्ट की तरफ से है, अगर हम कोई रेफरेंस लाइन ले रहे हैं, ठीक है, जो कि नॉर्थ से साउथ पोल तक आ रही है, वो उसकी कितना ईस्ट और वेस्ट की तरफ है, तो उसके लिए हमें और भी कुछ पता होना चाहिए। ओके, these lines of references are called meridians of longitude। तो इन ये जो lines of references हैं, जो हमें एकदम precise location बताती हैं with the help of latitude, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, meridians of longitude, and the distance measured between them are called degree of longitude। ओके, जो भी distance हम measure करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, degree of longitude। Each degree is further divided into minutes and minutes into second। ओके, ये तो पता ही होगा कि डिग्री फर्दर मिनट्स में डिवाइड होती है, मिनट्स फर्दर सेकंड्स में। ओके, अब जिस तरीके से जो हमारे लैटिट्यूड्स थे वो पूरे के पूरे सर्कल थे, हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सेमी सर्कल्स होते हैं। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडीली पोलवर्ड्स until it becomes zero at the poles where all the meridians meet। ठीक है, क्या होता है कि जो इनका डिस्टेंस, एक बार हम इसे डायग्राम में देख लेते हैं। अब देखिए ये है लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, अब जो इनका डिस्टेंस होगा वो इक्वेटर पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुंचेंगे, इधर जाके एकदम पोल पे पहुंचेंगे तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ओके, जो हमारे लैटिट्यूड्स थे उनके बीच का डिस्टेंस तो बराबर रहता था, लेकिन लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं है। लॉन्गिट्यूड में इक्वेटर पे मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा पोल की तरफ, इनका डिस्टेंस क्या है, डिक्रीज होता जाएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। So, unlike parallels of latitudes, all meridians are of equal length. Thus, it was difficult to number the meridians. Okay, hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where Royal British Observatory is located, and this meridian is called prime meridian. Okay, तो अब देखिए जो लॉन्गिट्यूड है वो सारे इक्वल लेंथ के हैं, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया इनको नंबर करना। तो सारी कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि वो मेरिडियन जो ग्रीनविच से पास कर रहा है, जहां पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, उसको हमने क्या मान लिया, प्राइम मेरिडियन। और प्राइम मेरिडियन की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 डिग्री। ओके, and from it we count 180 degree eastward and 180 degree westward। Okay, I hope it is clear to you. The prime meridian and 180 degree meridian divides Earth into two equal halves, the eastern hemisphere and western hemisphere। Okay, अब देखिए ये प्राइम मेरिडियन है, और इसके जस्ट अगर हम बात करें पीछे 180 डिग्री होगा, तो ये दोनों क्या करते हैं कि अर्थ को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, ये वाला रीजन हमारा क्या बनेगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला क्या बनेगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये दोनों हाफ्स क्या है, इक्वल है। ओके, और जो भी इधर से हम लोग लॉन्गिट्यूड्स को मेजर करेंगे, उनके पीछे क्या आएगा,
ई लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि ये ईस्ट की तरफ है, और इधर जो भी लॉन्गिट्यूड हम मेजर करेंगे इनके पीछे क्या लिखा हुआ आएगा? डब्ल्यू, क्योंकि ये वेस्ट की तरफ है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, our next topic is longitude and time. The best way to measure time is by measuring the movement of Earth, moons and planet. Sun rises regularly and sets every day and naturally it is the best keeper throughout the world. देखिए क्या होता है कि जो सन है वो उसके थ्रू हमें पता लग जाता है कि कब दिन है कब रात है, ठीक है, बेस्ट कीपर इसीलिए उसको बोला गया है। And the local time can be known by the shadow cast of the sun, which is shortest at the noon and longest at the sunrise and sunset. ठीक है, जब भी नून का टाइम होता है तो सन एकदम ओवरहेड होता है तो उसकी जो शैडो है वो बहुत ज्यादा छोटी बनेगी, ठीक है, एंड जब सनराइज और सनसेट होगा उस टाइम पे लॉन्ग शैडो कास्ट होगी, तो पता लग जाता हम लोगों को लोकल टाइम अगर हमें पता करना है। ओके, when prime meridian of Greenwich has the sun at highest point in the sky, all places along this meridian will have midday or noon. देखिए क्या है, जो प्राइम मेरिडियन है अगर उस पे सन एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे है तो उस टाइम पे उस मेरिडियन पे जितनी भी प्लेसेस हैं वहां पे क्या होगा? नून होगा। ओके, एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड दोस प्लेसेस east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those west will be behind it. Okay, इसे एक बार मैप पे समझते हैं। तो ये जो है हमारा प्राइम मेरिडियन है और इधर वाला जो पोर्शन है वो ईस्ट की तरफ है और इधर वाला जो हमारा पोर्शन है वो वेस्ट की तरफ है। तो जो भी टाइम होगा ग्रीनविच पे, ओके, इधर वाली जो जितनी भी कंट्रीज होंगी वो क्या होंगी? अहेड होंगी, ठीक है, दे विल बी अहेड, ठीक है, जो भी यहाँ पे प्राइम मेरिडियन पे टाइम होगा, और वेस्ट वाली जितनी भी कंट्रीज हैं वो क्या होंगी? बिहाइंड, वो पीछे होंगी। ओके, क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। देखिए क्या होता है, अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री अबाउट 24 आवर्स। अर्थ हमारा 360 डिग्री रोटेशन करता है 24 घंटे में, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर, ठीक है, 15 डिग्री वो रोटेट करता है 1 घंटे में और 1 डिग्री वो करता है 4 मिनट में। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ आ रहा होगा। 360 करता है 24 आवर्स में, 15 डिग्री करता है 1 आवर में एंड 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। When it is 12 noon at Greenwich, अगर 12 बज रखे हैं दोपहर के ग्रीनविच पे, the time at 15 डिग्री ईस्ट, अगर हम 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे ग्रीनविच पे तो वो कंट्री क्या होगी? 1 घंटा आगे होगी। मतलब अगर ग्रीनविच पे 12 बज रखे हैं दोपहर के तो वो जो कंट्री है जो 15 डिग्री ईस्ट की तरफ है वहां पे क्या होगा? 1 PM, ठीक है। सिमिलरली जो वेस्ट की तरफ है ग्रीनविच के, वो ऑब्वियसली बिहाइंड होगी वेस्ट वाली, तो वो 1 घंटा पीछे होगी, तो 15 डिग्री वेस्ट पे होगी, तो वहां पे क्या बज रहा होगा? 11 AM। Okay, I hope it is clear to you. At 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. अब देखिए जो प्राइम मेरिडियन है और 180 डिग्री, उसके बीच में 180 डिग्री का गैप है, तो अगर वहां पे क्या है 12 नून बज रहे हैं, ठीक है, ग्रीनविच पे, तो वहां पे रात के 12 बज रहे हैं, मिडनाइट हो रही होगी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एट any place, time can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, that is when it is midday. The time shown by such watch will give the local time for that place. तो देखिए क्या है कि किसी भी जगह पे अगर आपको लग रहा है जैसे शैडो एकदम छोटी हो गई है, हाईएस्ट पॉइंट पे है सन हमारा स्काई में, तो वहां पे क्या है 12 बज रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना वॉच एडजस्ट कर सकते हो और उस एरिया का लोकल टाइम के बारे में आपको पता लग जाएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है Why do we have standard time? हमें स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत है आखिर। देखिए the local time of places which are on different meridians are bound to differ. अब देखिए जरूरी तो नहीं ना सारी जो प्लेसेस है एक ही मेरिडियन पे हो, सब अलग अलग मेरिडियंस पे हैं। So it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several latitudes. ठीक है, अब जो ट्रेन्स है वो कई सारे लॉन्गिट्यूड्स को, सॉरी लैटिट्यूड बोल दिया मैंने, लॉन्गिट्यूड आएगा, ट्रेन्स है वो कई सारी लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करती हैं, तो एक टाइम टेबल प्रिपेयर करने में बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, ठीक है, अगर हमें स्टैंडर्ड टाइम नहीं पता है।
In India, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. So it is necessary to adopt the local time for some central meridian of country as the standard time for the country. अगर हम देखें असम एकदम कहाँ पे दोनों के बीच में, असम और गुजरात में बहुत ज्यादा गैप है, तो उनका जो टाइम जो डिफरेंस होगा लोकल टाइम का वो अबाउट 1 hour 45 मिनट का होगा। तो इस तरीके से टाइम में कितनी प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो एक कंट्री को एक स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट करना ही पड़ता है। ओके, इन इंडिया 82 डिग्री 30 minutes east is treated as the standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for whole country and it is known as Indian Standard Time. ठीक है, ये जो 82 डिग्री 30 minutes ईस्ट है इसको हम स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमारा टाइम चलता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इंडिया इज लोकेटेड एट ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 80 डिग्री 30 minutes ईस्ट। इंडिया ईस्ट पे लोकेट करता है तो ऑब्वियसली अहेड होगा ग्रीनविच के टाइम से। ठीक है, तो कितना अहेड है ये, 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ जीएमटी। ठीक है, जितना भी जीएमटी पे ग्रीनविच जो टाइम है वहां पे टाइम होगा, वहां से ये 5 hours 30 minutes अहेड है। Okay, so it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM noon in London. तो जब वहां पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, सॉरी दोपहर में 2 बज रहे हैं, तो इंडिया में क्या टाइम होगा, 7 PM होगा। ओके, some countries have a great longitudinal extent, so they have adopted more than one standard time. ओके, कुछ कंट्रीज का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है बहुत ज्यादा है, जैसे कि रशिया, वहां पे तो उनको बहुत डिफिकल्टी आती है टाइम एडजस्ट करने में, इसलिए उन्होंने क्या कर रखा है, 11 स्टैंडर्ड टाइम्स रख रखे हैं। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि रशिया में कितने स्टैंडर्ड टाइम्स हैं, तो 11। ओके, और अर्थ कितने टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, 24 टाइम जोन्स में। ठीक है, ईच जोन thus covers 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो एक बार हम मैप पे देख लेते हैं, ये जो है ये हमारा स्टैंडर्ड जो टाइम है ये इंडिया का, ये यहाँ से पास करता है। ये आपको एनसीईआरटी में क्लास 9 की एनसीईआरटी में बहुत ये मिलेगी आपको पिक्चर, तो एक बार प्लीज इसे बुक में जरूर देख लीजिएगा और आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आने वाली वीडियोस में।